हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 7th क्लास का इतिहास का पार्ट नंबर 7 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। देखिए नॉर्मल सी बात, जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमें जो बात है उसकी भाषा में करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि तमिल भाषा है, ये तमिल बोलता है या उड़िया बोलता है, तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति है तो तमिलनाडु में रहता है या उड़ीसा में रहता है, ठीक है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि युग युगांतरों से अस्तित्व में हैं, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं वे समय के साथ साथ बदली हैं, और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। देखिए आज हम जिस संस्कृति की बात करते हैं ना, देखिए वे सभी जो संस्कृतियां हैं हमारी, वो समय के साथ में जरूर बदली हैं, ठीक है। और बदलना भी जो प्रकृति का नियम है, ठीक है। और कोई भी चीज़ जब बदलती है तो उसको बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी कठिन होती है, ठीक है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ क्षेत्र की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों से एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। देखिए जो चेर राज्य है, ये चेर राज्य केरल राज्य का एक हिस्सा है, ठीक है। और इसको 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। और इस इलाके में जो भाषा बोली जाती है वो आपकी मलयालम भाषा बोली जाती है, ठीक है। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। देखिए जो वहाँ पे जो राजा जो शासन करते थे, उन्होंने जो मलयालम भाषा का जो प्रयोग किया है, उस जो उनके जो अभिलेख हैं उनमें भी मलयालम भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। ये देखिए ये है, ठीक है। ये मलयालम रचित प्रारंभ का एक अभिलेख है। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में कुछ क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित है, ठीक है। यानी कि जो केरल में जो रंगमंच होता है, जो उसकी परंपरा है, वो संस्कृत के जो महाकाव्य थे उन पर आधारित है। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया, ठीक है। जो लीला तिलकम जो काव्य शास्त्र है, ठीक है, इसको ये कौन सी शैली में लिखा गया है? ये मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है, ठीक है। और मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। ये एक बार एक पेपर में पूछा भी गया था कि मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। देखिए जो सीटेट का जो पेपर होता है ना, एसएसटी का, उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हो। और क्योंकि एसएसटी का जो पेपर बनता है ना, वो एनसीईआरटी में से बनता है, वो बीच में कहीं से भी कुछ भी वो आपसे पूछ लेते हैं। जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की और संकेत करता है। अब हम बात करते हैं शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी संप्रदाय अन्य क्षेत्रों में
क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। ठीक है, जो पुरी कहाँ है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, और ये जो पुरी का जो मंदिर है ये जगन्नाथ को समर्पित है। ठीक है, और जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है, यानी जगन्नाथ का पर्यायवाची क्या है, विष्णु। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। ठीक है, यानी जो जगन्नाथ थे ये स्थानीय देवता थे और आगे जाके इनको क्या मान लिया गया कि ये विष्णु भगवान का रूप थे। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। ठीक है, जो इस मंदिर को तीर्थ स्थान यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। ये सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उसका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की थी। ये तो देखिए, राजस्थान में ऐसा नहीं कि सिर्फ राजपूत ही लोग रहते, राजस्थान में और जातियों के लोग भी वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जो राजपूत लोग थे उन्होंने राजस्थान को एक अलग ही संस्कृति प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीर के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीरों की कहानियां काव्य एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रायश्चित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। देखिए, जो राजपूतों की सूरवीर की जो कहानियां हैं, ठीक है, उनको गीतों के माध्यम से सुरक्षित रखा गया है। जो चारण और जो भाट होते हैं उनके द्वारा इनको गाया जाता है। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों का में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृत पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। बात करते हैं क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ठीक है, यानी कि ये जो कथक है, कथक का मतलब जो है ये कथा शब्द से निकला है और इसका प्रयोग जो अन्य भाषाओं में जो कहानी होती थी उनके लिए किया जाता था। ठीक है, और कथक को मूल रूप से जो उत्तर भारत के जो मंदिर थे वहाँ पे कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ठीक है,
ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोक नृत्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कलाकार के मूल हाव भाव से भी जुड़े होते हैं। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों ने के शासक काल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला, राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। देखिए, जो कथक है राजस्थान में तो जयपुर, ठीक है, और लखनऊ में ये अवध का जो अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह, इसके संरक्षण में इसको प्रमुख कला के रूप में इसने ये उभरा था। 1850-1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संसाधित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पर संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों का प्रस्तुतिकरण एवं अनिभय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। देखिए, मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, जो ये है ना कि भरतनाट्यम कौन से राज्य का है, तो तमिलनाडु का, कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का है। ठीक है, तो यहाँ से मेन क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं और यहाँ से तो हर एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे लो, हर एग्जाम में आपसे इस शास्त्रीय नृत्य का किसी न किसी स्टेट का नाम आपसे पूछ लेता है वो। अब हम बात करते हैं संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्र की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र जैसा कि उसके नाम से ही पता लगता है छोटे आकार के चित्र होते हैं। ठीक है, क्योंकि लघु चित्र का मतलब क्या है कि छोटे आकार के जो चित्र होते हैं उनको क्या बोला जाता है, लघु चित्र बोला जाता है, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर एक चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल बादशाह के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की काल्पनिक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबार और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्र किए जाने लगे। इसके साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषय का चित्रण बराबर जारी रहा। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण प्रवण शैली का विकास हो गया है, जिसे बसोली शैली कहा जाता है। ठीक है, बसोली शैली कहाँ के विकसित हुई थी, तो ये हिमाचल क्षेत्र में विकसित हुई थी। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रास मंजरी। ठीक है, 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा ने के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले
और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़े, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानीपूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। अब बात करते हैं बंगाल नज़दीक से एक नज़र, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बांग्ला ही बोलते थे, ठीक है। लेकिन यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है, ठीक है। देखिए, जो बंगाली भाषा है वो भी संस्कृत से ही निकली हुई मानी जाती है। देखिए, ज़्यादातर जो हमारी जो ये भाषा है ना, इन सभी भाषाओं की जो जननी है वो हमारी संस्कृत भाषा ही है, ठीक है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे, तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ, ठीक है। यानी यहाँ देखो कि जो प्रथम शताब्दी में संस्कृत के एक ग्रंथ था, उससे हमें ये पता चलता है कि जो बंगाल के जो लोग हैं ना, वो संस्कृत से निकली हुई भाषा नहीं बोलते थे। तो फिर हमें ये पता करना है कि जो ये भाषा है इसका उद्भव कैसे हुआ या इसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मध्य दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंश के शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे, ठीक है। देखिए, 14वीं और 16वीं शताब्दी में दिल्ली में अलग शासक थे और बंगाल में अलग शासक थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा, ठीक है। सूबा कब माना जाने लगा? जब अकबर ने किसको, इस पश्चिम बंगाल को जीत लिया तो उसे क्या माना जाने लगा? सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी, ठीक है। लेकिन देखिए, जो वहाँ पे जो कामकाज होता था, जो प्रशासन की जो भाषा थी वो थी आपकी, वो फारसी थी, लेकिन जो बंगाली भाषा थी वो एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो बंगाली भाषा है, जो इसका जो उद्भव हुआ है, ये हुआ है आपका संस्कृत से हुआ है, लेकिन ये विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, उनसे भी ये गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। यानी कि देखिए, बंगाल का जो साहित्य है वो 2 भागों में है। पहला है कि जो संस्कृत की ऋणी है, ठीक है, यानी कि जिसका विकास संस्कृत से हुआ है, और दूसरी जो अपने आप में स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ, ठीक है, आदि शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा संबंधित कहानियां, परिलोक कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कही सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खासतौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थीं, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था।
अब हम बात करते हैं पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्व बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। स्नेह स्थानीय मछुआ तथा स्थानीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं, स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। देखिए, पीर का भी शाब्दिक अर्थ होता है आध्यात्म। ठीक है, इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेश, देवतत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं देवी देवताओं और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई। उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर इन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे, जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भाव भक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी का ऐसे अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता, जो पहले गाँव में छान छप्पर वाली झोंपड़ियों में पूजे जाते थे, को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। इन मंदिरों की शक्ल आकृति बंगाल की छप्परदार झोंपड़ियों की तरह दो चाला दो छत्र वाली या चौचाला चार छत्र वाली होती थी। ठीक है, यानी कि जो मंदिरों की जो आकृति होती थी, वो एक तरीके से जिसमें दो छत होती हैं दो चाला, और जो जिसमें चार छत होती हैं चौचाला, उसमें बोला जाता था। इस तरह की वहाँ पे आकृतियाँ मंदिरों की होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल शौचालय यानी चार छतों वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, ऐसी सजावटें अत्यंत कोटि तक पहुंच चुकी थी। हम बात करते हैं मछली भोजन के रूप में। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदी मैदान है, जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है, और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी थी, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ब्राह्मणों को शामिल भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी थी। तो यहाँ से पूछ सकते हैं कि कौन सा पुराण है जिसमें ब्राह्मणों को मछली खाने की अनुमति दी, तो वो था आपका बृहद धर्म पुराण। चलिए, आज के चैप्टर में इतना ही। ये चैप्टर भी अच्छा है। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।